ये हमारी कुछ एक तो दवाइयाँ हो गई, और उसके बाद इससे ये दो दवाइयाँ हो गई, और एक ये लगाने के लिए ट्यूब हो गई। फिर उसके बाद एक एक्सरे गर्दन का। उसके बाद एक सिर की एमआरआई। एमआरआई के बाद अपना एक ये ईएनटी की रिपोर्ट। उसके बाद ये एमआरआई की रिपोर्ट, और उसके अलावा एक टेस्ट और बोला गया जिसे हम डॉपलर टेस्ट बोलते हैं। और कुल मिला के अगर इन सारी चीज़ों के ऊपर खर्चे की बात करें तो वो इनके ऊपर लगभग खर्चा आता है 25 से 30 हज़ार का। एक मिनिमम पेयर कॉस्ट है, बाकी शहर टू शहर ये डिपेंड कर सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो टाइटल और थंबनेल था वो था कि चक्कर को कैसे ठीक करें या चक्कर को कैसे समझें। लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक कहानी जो लगभग शुरू होती है आज से 5 से 7 दिन पहले। मेरे पास अपना एक पेशेंट आता है, न्यू पेशेंट, और उसकी जो कहानी है वो उसी की ज़ुबानी सुनिए कि सर मुझे चक्कर शुरू हुए थे। वो तकरीबन आज से 25 से 30 दिन पहले। हुआ क्या था कि मैं जब सुबह-सुबह बेड से उठा तो उठते ही एकदम से खिंचाव पड़ा, और खिंचाव की वजह से मेरे आँखों के सामने पूरा कमरा एकदम से घूम गया, और इससे मुझे बड़ा ज़ोरदार चक्कर आया। मैं वहीं पर लेट गया, या एक तरफ से कह दें कि एक तरफ से वो ब्लैक आउट हो गया। उसके बाद मेरे को ये चीज़ें दिन में 2 से 3 बार फ़ील हुई, और मैं एक लोकल डॉक्टर के पास गया और वहाँ से कुछ दवाइयाँ ली। तो वो दवाइयाँ खाने के बाद भी जब 1-2 दिन में मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया, एक न्यूरो स्पेशलिस्ट के पास, और उन्होंने मुझे बताया कि आपको एक गर्दन के एक्स-रे की ज़रूरत है। तो हमने क्या किया कि हमने एक्स-रे करवाया, और एक्स-रे में कुछ ख़ास निकला नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे एमआरआई रिकमेंड कर दी, और एमआरआई जब हमने ब्रेन की करवाई तो उसके अंदर भी कुछ ख़ास आया नहीं। तो उन्होंने भी वही सेम किया, उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी और दवाइयाँ मैंने ली। उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। जब 3-4 दिन इसमें भी निकल गए तो मुझे किसी ने बताया कि ये जो चक्कर की प्रॉब्लम है ये ईएनटी से संबंधित है। तो यानी कि आपको ईएनटी के स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। तो ईएनटी ने क्या किया, ईएनटी ने एक टेस्ट किया, और उन्होंने बोला कि इसकी रिपोर्ट है वो 1 और 2 दिन के बाद आपको मिलेगी, तब तक आप ये 2 दवाइयाँ खाइए, और एक लगाने के लिए एक मलहम दे दी। तो वो दवाइयाँ 2 दिन खाई, जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने बोला कि इस रिपोर्ट में कुछ खास आया नहीं है, तो आपको एक और रिपोर्ट के लिए जाना पड़ेगा, जो है डॉपलर की रिपोर्ट। तो उस पेशेंट ने वो डॉपलर की रिपोर्ट भी करवाई, और डॉपलर में भी कुछ खास ऐसा कुछ आया नहीं। कहने का मतलब क्या है, एक पेशेंट जो जगह जगह पर धक्के खाकर आया, जिसने लगभग 20 से 25 दिन एक प्रॉब्लम से सफर किया, और उसको दवाइयाँ काफ़ी खानी पड़ी, और रिजल्ट के तौर पे उसको सिर्फ 15 से 20% का रिजल्ट मिला। लेकिन जब वो हमारे पास आया तो विद इन फ्यू सिटिंग्स, लगभग आप मान के चलिए 4 से 5 सिटिंग के अंदर उसको मोर देन 50 टू 60% उसको रिजल्ट था। यानी कि वो उठने में जो एकदम से उसको घबराहट होती थी और चक्कर आते थे, वो काफ़ी बेटर थे, और उसको चलने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रही थी पहले से। हालाँकि जो उसकी मेडिसिन चल रही थी वो हमने कंप्लीटली बंद नहीं की थी, लेकिन वो 20-25 दिन से पहले से मेडिसिन खाते आ रहे थे। तो एकदम से मेडिसिन के ऊपर जो इफ़ेक्ट हुआ था, जो उस मेडिसिन का रिज़ल्ट था, वो लगभग उन्हें 15% तक 20 से 25 दिन में मिला था। लेकिन आफ्टर द ट्रीटमेंट वही जो रिज़ल्ट था वो बढ़कर आपका 65 से 70% तक पहुँच गया। ऐसा क्या होता है चक्कर में? जब आपको चक्कर आते हैं, कई लोग बोलते हैं कि मुझे चक्कर आते हैं, डिज़ीनेस आती है, तो लोग तरह-तरह की चीज़ें करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तरह-तरह की रिपोर्टें करवाते हैं, लेकिन निकलता कुछ नहीं। आज आपको मैं बताऊँगा कि एक्चुअल में चक्कर कितने टाइप के होते हैं, कौन-कौन से इसके कारण हो सकते हैं, और आपको क्या इन टेस्टों के लिए जाना चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो वीडियो है ये मेरे पर्सनल ओपिनियन के ऊपर है। मैं किसी ये डॉक्टर के या किसी के भी एक्सपीरियंस के ऊपर कोई भी शक या कोई भी संदेह नहीं कर रहा हूँ। वो उनका अपना एक पर्सनल मैटर है। मेरे हिसाब से क्या वो टेस्ट जायज़ हैं? क्या टेस्ट किस कंडीशन में करवाने चाहिए, और क्या उन टेस्टों से कोई आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं? सबसे पहले जब आप कोई भी टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो एक चीज ध्यान में रखें, वो टेस्ट सिर्फ एक डायग्नोस पर्पस होता है। यानी कि एक कंडीशन है, उसका आपको डायग्नोस मिल जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम इस वजह से आई है। वो एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं होता। वो एक्चुअल ट्रीटमेंट में आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ी ज्यादा वो होती है कि मुझे ये टेस्ट करवाना है।
पता नहीं क्यों, लेकिन उनको ये होता है कि मुझे ये टेस्ट करवाना है, टेस्ट हो गया तो इसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अब बात कर लेते हैं चक्करों की। ये मेनली चक्कर कितने टाइप के होते हैं? चक्कर बेसिकली 4 टाइप के होते हैं और ये 4 अलग अलग चीजों से संबंधित होते हैं। सबसे पहला वो होता है हमारे ब्रेन से संबंधित, यानी कि अगर कोई ब्रेन के अंदर डेफिशिएट आ जाए, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर आ जाए तो उसकी वजह से चक्कर आ सकते हैं। नंबर 2 वो होता है हमारा C1 और C2 वर्टिब्रा से संबंधित, यानी कि गर्दन के पीछे ये जो हमारा पहला और दूसरा मनका है, इसके अंदर जब कोई दिक्कत आ जाए तो इस वजह से जब चक्कर आते हैं, ये हमारा सर्वाइकोजेनिक वर्टाइगो होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है जब हमारे ईयर के अंदर कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम आ जाए, या कोई ठोस चीज हमारी वेस्टिबुल कोक्लियर नर्व के अंदर आ जाए, या फिर वो हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल है उसके अंदर कोई ना कोई पैच फंस जाए, उस वजह से जब चक्कर आते हैं तो वो हमारे ईयर से संबंधित होते हैं। चौथे नंबर पे आता है जब हमारी गर्दन की नसें या मांसपेशियां गर्दन की वो काफी ज्यादा टाइट हो जाए, उन टाइटनेस की वजह से आपका जो स्पेस है वो रिड्यूस हो जाए, तो उस वजह से भी आपको चक्कर आ सकते हैं। सो क्या इन चारों ही चीजों में आपको टेस्ट कराने की जरूरत है तो कितने परसेंट तक, और कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके जो चक्कर है वो किस चीज से संबंधित है? ये हमें पता चलता है कुछ ना कुछ जो सिम्टम्स होते हैं, जो इन चीजों के सिम्टम्स है, जो इन चक्करों के सिम्टम्स है, वहां से हमें पता चलता है कि वाकई में ये चक्कर किस चीज से संबंधित है। सबसे पहले अगर ये चक्कर आपके ब्रेन की वजह से आ रहा है, यानी कि दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई। अब दिमाग के अंदर प्रॉब्लम कब आती है? जब कोई ना कोई नस कंप्रेस हो गई है, या ब्लड वेसल किसी जगह की स्टॉप हो गई है और सिर के उस पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, उस वजह से चक्कर आ सकते हैं। रेयर टू रेयरेस्ट डिजीज है ये, यानी कि बहुत ही कम चांस होते हैं। अगर मैं 100 में से मानूं तो बिल्कुल 0.5% ही इसके अंदर चांसेस हैं कि ये प्रॉब्लम आए। और जिनको ये प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम तब आती है जब किसी को पहले से ही न्यूरोलॉजिकल कोई कंडीशन रह चुकी हो, किसी को अधरंग का दौरा पड़ चुका हो, किसी को वीकनेस आ चुकी हो, किसी को पैरालिसिस हो चुका हो, किसी को पैरालिसिस हो चुका हो, किसी को पहले से ही बचपन से ही ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो, उस वजह से। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि जब ब्रेन में प्रॉब्लम आएगी आपको घबराहट हो सकती है, एकदम से आप ब्लैकआउट हो सकते हो, यानी कि आपके सामने एकदम से अंधेरा छा जाएगा। और ये कोई ऐसी पर्टिकुलर सिनेरियो नहीं होता है कि आपको मॉर्निंग में ही होगा या इवनिंग में ही होगा, कि जब जब ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, तब ये दिक्कत आपको परेशानी आएगी, लेकिन ये बहुत रेयर होती है। तो नंबर 2 हमारा सर्वाइकोजेनिक वर्टाइगो। जब हमारा C1 और C2 के अंदर स्पेस कम हो जाता है, इसकी वजह से हमारी जो बेसिलर आर्टरी है वो जो ब्लड ऊपर लेकर जा रही है, वहां पर जब कोई कंप्रेशन आ जाता है, जब वहां पर कोई कंप्रेशन आ जाए, उस कंप्रेशन की वजह से आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए और ब्रेन 1 या 2 सेकंड से ब्लड के लिए तरसने लग जाए या उसको ब्लड ना पहुंचे, तो उस टाइम पे जो चक्कर आते हैं उसे हम सर्वाइकोजेनिक वर्टाइगो बोलते हैं। ये भी काफी रेयर है। ये तभी होता है जब किसी को जोर से थ्रस्ट लगा हो, किसी को उस जगह पर जोर से चोट लगी हो, या काफी ओल्ड एज पर्सन है, उसकी बोन्स के अंदर काफी ज्यादा स्पेस रिड्यूस हो चुका है, या फिर उसने काफी हैवी वेट उठा लिया था। ये जब जब उसके अंदर स्पेस रिड्यूस होगा तो जो आर्टरी है वो कंप्रेस हो जाएगी, जिससे कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए ब्रेन को सर्कुलेशन बंद हो जाता है और आप इस कंडीशन में भी सुन्न पड़ जाते हैं। आपको सामने कुछ दिखाई नहीं देता, आप आसपास में जो चीजें हैं जो पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो मिल जाए आप उसको पकड़ लें, क्योंकि आपको एकदम से घबराहट होनी शुरू हो जाती है। और ये कभी कभी पोजिशनल भी होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर पोजिशन के ऊपर कोई वर्टिब्रा के एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर जब कंप्रेशन आता है, यानी कि अगर कोई पर्सन वो एक उसका जो कंप्रेशन है वो एक्सटेंशन में जाकर आ रहा है, यानी कि जैसे वो गर्दन को ऊपर करता है तो वर्टिब्रा के अंदर स्पेस रिड्यूस हो जाता है और ब्लड वेसल कंप्रेस हो जाती है, तो एक्सटेंशन के अंदर उसको वो ब्लैकआउट फील होगा। या फिर कभी लेफ्ट साइड डोमिनेंस है, राइट साइड डोमिनेंस है, तो जहां भी अगर पोजिशनल से रिलेटेड है, काफी ज्यादा वो एक्यूट कंडीशन है और काफी ज्यादा कंप्रेशन है, तो वो आपका पोजिशनल हो सकता है। इसके बाद चले जाते हैं हम हमारे तीसरे चक्कर यानी कि थर्ड वर्टाइगो की तरफ, जो होता है हमारा ENT से संबंधित, यानी कि हमारे ईयर के अंदर जब कोई इन्फेक्शन आ जाए। बेसिकली क्या होता है, हमारी ईयर के अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, जिसके अंदर एक फ्लूइड तैर रहा होता है, जिसे
इक्विलिब्रियम बनता है। इक्विलिब्रियम यानी कि हमारी बॉडी का बैलेंस बनता है। जब उसके अंदर कोई पैच आ जाए या कोई सॉलिड चीज आकर फंस जाती है तो उस वजह से आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। और ये चक्कर काफी सीवियर होते हैं और ये कंडीशन भी काफी ज्यादा कॉमन होती है। तो अगर आपको एक तरफ गर्दन झुकाने में या एक तरफ गर्दन मोड़ने में एकदम से आपको चक्कर आ जाता है, एकदम गर्दन एक ऐसे टेढ़ी करने में, एक्सटेंशन करने में, और सिंगल साइडेड आपको बार बार चक्कर आ रहे हैं, जैसे ही आप लेफ्ट साइड मूव कर रहे हो या राइट साइड मूव कर रहे हो, एक पर्टिकुलर साइड के ऊपर आपको चक्कर आ रहे हैं, ये आपका हो सकता है ईयर के अंदर इन्फेक्शन की वजह से या फिर वो सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर कोई पैच फंसने की वजह से। और ये मोस्ट कॉमन होते हैं, काफी ज्यादा लोगों के अंदर फ्रीक्वेंट पाए जाते हैं, लेकिन ये पोजिशनल होते हैं और एक पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर होते हैं। इसके बाद आते हैं हमारी फोर्थ कंडीशन, जो है हमारी मस्कुलर टेंडेंसी, यानी कि जब हमारी मसल्स होती है इसके अंदर जब काफी ज्यादा टाइटनेस हो जाती है तो ये हमारी जो वर्टिब्रा है इनके अंदर स्पेस को काफी ज्यादा रिड्यूस कर देती है। जब ये स्पेसेस रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं तो इसकी वजह से जो आपकी नसें हैं वो खिंचनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको चक्कर आने शुरू होते हैं। ये भी चक्कर पोजिशनल हो सकते हैं। अगर आपकी लेफ्ट साइड की मसल्स ज्यादा टाइट हैं तो हो सकता है आपकी लेफ्ट साइड को टिल्ट की वजह से या लेफ्ट साइड की टाइट होने की वजह से राइट साइड को जैसे आप खींचते हो और वो मसल ओवर स्ट्रेच होती है तो आपको चक्कर आ सकते हैं। ये कंडीशन सबसे ज्यादा कॉमन होती है, लेकिन इसका डायग्नोस बहुत लेट निकलता है, क्योंकि सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो आपकी मस्कुलर लेवल पे आती है, यानी कि आपके मसल्स के अंदर टाइटनेस आएगी, उसके बाद ही आपकी इसके अंदर स्पेस रिड्यूस होगा और स्पेस रिड्यूस होने के कारण ही सारी प्रॉब्लम्स बाद में आती है, चाहे वो आपका ब्लड फ्लो का रिस्ट्रिक्शन हो, चाहे उसके बाद आपकी नेक की मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हो, चाहे वो आपकी ईयर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपके हेड के अंदर कोई इंफाक्ट आ जाए। तो ये प्रॉब्लम्स, अगर हम शुरुआत की बात करें, अगर किसी को कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है और उसको पोजिशनल वर्टाइगो हो रहा है तो उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है मसल से, मसल टाइटनेस की वजह से। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये भी पोजिशनल की तरह ही होते हैं। आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर सिम्टम्स आ सकते हैं। आप एकदम से उठोगे, यानी कि जैसे ही आप बेड से उठने की कोशिश करोगे तो जैसे ही गर्दन नीचे करोगे पीछे से आपका फेशियल खींचते ही आपको एकदम से चक्कर आ सकते हैं। एक साइड से आप जैसे ही उसको स्ट्रेच करोगे तब आपको ये चक्कर फील हो सकते हैं। तो ये 4 तरीके के चक्कर होते हैं जिसे आप पहचान सकते हो बड़ी इजीली इनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। और जब इनके सिम्टम्स आपको समझ आ जाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होता है। जैसे बीपीपीवी का मैंने ट्रीटमेंट के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप इसके बाद जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने बीपीपीवी यानी कि हमारे कान के अंदर जब कोई पैच आ जाता है सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर, उसको कैसे रिलीव करते हैं, उस चक्कर को कैसे रिलीव करते हैं उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी जो चक्कर हैं जो आपकी नेक की मसल की वजह से होते हैं या फिर आपके ब्लड फ्लो की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से होते हैं, इसके लिए जो जो पॉसिबल सॉल्यूशंस है इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर बात करेंगे। लेकिन ये बात मैं तभी करूंगा अगर आप लोग इसके अंदर कुछ इंटरेस्ट दिखाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बोल सकते हैं कि इसके समाधान के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए कोई ना कोई वीडियो बनाइए। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि आपको कुछ ना कुछ इसके लिए पॉसिबल सोल्यूशन देने की कोशिश करूं, जिससे आप आसानी से इस प्रॉब्लम से बाहर आ पाए। अगर आप मेरी वीडियो को YouTube पर देख रहे थे तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके और इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।